कि पीएफआई से पहले आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। देश विरोधी भावना भड़काने का काम कर रहे थे, देश के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से कांग्रेस पर शरणागत हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं। हथियारबद्ध होकर इस देश के खिलाफ किसी जंग की तैयारी कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लग चुका है, लेकिन इससे जुड़े विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ मुस्लिम नेताओं ने सीधा सरकार पर अटैक कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार एक खास समुदाय के लोगों के आचार विचार संस्कृति सबको खत्म करने पर तुली हुई है और इसी के चलते पीएफआई पर बैन लगाया गया है। और इसी बीच लालू यादव के इस बयान ने जैसे इस विवाद में घी डालने का काम किया, आग में घी डालने का काम किया है कि पीएफआई से पहले आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। इसको लेकर हिंदू नेता और खासतौर से धार्मिक नेता भी काफी भड़के हुए हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आरएसएस पर इससे पहले 3 बार बैन लग चुका है और ब्रिटिश काल में भी आरएसएस पर 1 बार बैन लगा था। 3 बार बैन 1948 में जब बापू का मर्डर हुआ था उस समय बैन लग गया था। उसके बाद जब इमरजेंसी 1975 से 77 तक इस पर बैन लगा था और फिर जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई तब इस पर बैन लगा दिया गया था। हालांकि ये बैन 1 महीने बाद हटा लिया गया था और पहले तो समय ऐसा था कि जो सरकारी कर्मचारी थे वो आरएसएस में भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन समय के साथ साथ जो है बहुत से स्टेट्स ने इसमें अमेंडमेंट किया और अब जो स्टेट है अपने हिसाब से आरएसएस कहीं भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस में जा सकते हैं। छोटी सी हिस्ट्री है आरएसएस की, लेकिन आरएसएस को लेकर जिस तरह से पीएफआई से कंपैरिजन किया जा रहा है और वो लोग जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं इसको लेकर हिंदू नेता बहुत भड़के हुए हैं और उनका एक साफ लफ्जों में ये कहना है कि सरकार को पीएफआई को समर्थन करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कानूनी सबूत जो है इकट्ठे हो चुके हैं। उसमें बताया जा रहा है, ये बात साबित हो चुकी है कि पीएफआई जो है वो देश विरोधी काम कर रही है, कम्युनल राइट्स को बढ़ावा देती है, देश के अलग अलग हिस्सों में दंगा फैलाने में इसका हाथ है। और ऐसे में जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और जो आरएसएस से उसकी तुलना कर रहे हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मांगों में जो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं, सबसे आगे हैं। उन्होंने ये मांग सरकार के सामने रखी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो पीएफआई का समर्थन करने के लिए बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं अभी तक। स्वामी चक्रपाणी जी ने न्यूज नशा से बातचीत की और आज इस मुद्दे पर हमारे साथ न्यूज नशा से बातचीत की है। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ हबीब अख्तर है, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले स्वामी महाराज आप से ही जानना चाहेंगे कि आपने जो एक डिमांड रखी है सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, उसके खिलाफ उसके जो बारे में उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं, और इसके अलावा आपका क्या कहना है, क्योंकि आपकी ये मांग लगातार बनी हुई थी कि पीएफआई पर बैन किया जाए, जो आप ये लगातार वर्षों से मांग कर रहे थे। किस तरह से सरकार जो है आप उसके इस कदम का समर्थन करते हैं और एक समझते हैं कि ये अच्छा कदम है, टाइम से लिया गया कदम है? ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पे माननीय केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए जिस प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है और प्रतिबंधित कर दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार को, कि केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लेके पीएफआई जिस प्रकार से एक काफी समय से देश विरोधी भावना भड़काने का काम कर रहे थे, देश के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, जिस प्रकार से आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, पीएफआई द्वारा चलाए जा रहे थे, देश विरोधी भावना भड़काने का प्रयास किए जा रहे थे और 2047 तक गजवाए हिंद बनाने का जो प्रयास किया जा रहा था पीएफआई, और हम लोग बार बार मांग कर रहे थे सरकार से कि इसे प्रतिबंध किया जाए। निश्चित रूप से सरकार ने वो काम पूरा कर दिया, 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मैं सरकार को
पुनः एक बार केंद्र सरकार को, खास तौर से अमित शाह जी, गृह मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से पीएफआई पे प्रतिबंध लगना वो तमाम आतंकी विचारधाराओं को, तमाम वो मजहबी जो कट्टरपंथी विचारधाराओं पे लगाम लगाने वाली बात है और उनको निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा एक सबक मिलेगा जो आतंकी सोच के लोग हैं कि देश में किसी भी प्रकार के देश विरोधी भावना को बर्दाश्त नहीं करेगी देश की सरकारें। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी और तमाम ऐसे लोग जो इनके पीएफआई का समर्थन करने वाले थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इन सभी लोगों की इनकी संलिप्तता की जांच किया जाए और जांच करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। पुनः एक बार मैं पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। तो स्वामी चक्रपाणी जी का साफ कहना है कि हम बहुत सालों से इसकी डिमांड कर रहे थे और हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं मोदी सरकार, मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने ये कदम उठाया। उनका कहना है कि देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको भी सबक मिलेगा। इस तरह के जो संगठन है जब बैन होंगी, इनसे जुड़े लोगों पर जब कार्रवाई होगी तो ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का काम करते हैं उनको भी सबक मिलेगा। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये डिमांड बिल्कुल खुलकर सामने रखी है कि जो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं इस समय, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि वो देश विरोधी वो भी हैं, वो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं। विनोद शुक्ला जी हमारे साथ है। विनोद शुक्ला जी, एक बात समझ में नहीं आती, लालू प्रसाद यादव बहुत ही ज्यादा सीनियर लीडर हैं और जिस तरह से उन्होंने तुलना करी है आरएसएस और पीएफआई में, आपको लगता है क्या एक सीनियर लीडर लालू प्रसाद जैसे, यादव जैसे कद के लीडर, कितने सालों से राजनीति में है, आरएसएस का काम उन्होंने देखा है, कितने वर्षों से आरएसएस सदियों कब से चली आ रही है देश में और जिस तरह से काम कर रही है, आपको लगता है कि दोनों का कंपैरिजन जो है, लालू यादव की कोई ना कोई एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है जो निकलकर सामने आई है? देखिए अनु जी, आपका जो प्रश्न है उस प्रश्न का सीधा सा जवाब ये है कि जो भारत में समाजवाद के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई, वो पूरी की पूरी राजनीति जाति की राजनीति हो गई, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो गई, वो भ्रष्टाचार की राजनीति हो गई। लालू प्रसाद यादव का संघ और पीएफआई की तुलना करना इस पूरे उसको मुस्लिम तुष्टीकरण से ज़्यादा नज़दीक देखा जा सकता है और वो इस तरह की राजनीति लंबे समय से ही करते रहे हैं। पूरा का पूरा समाजवादी राजनीति है वो एंटी कांग्रेसिज्म से निकल के आया है, कांग्रेस के विरोध, कांग्रेस के उसमें है। और लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से कांग्रेस पर शरणागत हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं और वो खुद भ्रष्टाचार के कई मामलों में सजा याफ्ता हैं। वो अभी जेल से छूट कर आए हैं स्वास्थ्य कारणों से और ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। एक तो ये मसला हो गया। दूसरा मसला ये है कि जो जिस तरह से संघ, बीजेपी और उनसे जुड़े हुए संगठनों का पूरे देश में प्रभाव बढ़ा है और लालू, नीतीश, समाजवादी पार्टी या इस तरह के नेता, मायावती और इस तरह के नेता दक्षिण में जाइए या कई और देशों में देखिए, तो ये सारे लोग रिडंडेंट हुए हैं, इनकी स्वीकार्यता घटी है और उसी का परिणाम है कि इस तरह की बयानबाजी आती है कि जिन लोगों के खिलाफ सबूत रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि वो देश में कम्युनल राइट्स कराते रहे हैं, देश में और इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे हैं, उनके समर्थन में आप खड़े नज़र आ रहे हैं। कम से कम जो लीगल इसका पहलू है कि इस मामले को सरकार को 1 महीने के अंदर ट्रिब्यूनल में लेके जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल इस पर निर्णय करेगा कि सरकार का निर्णय सही है कि नहीं है। तो ये देखना चाहिए और तब तक कम से कम सारे राजनीतिक दलों को अपनी राजनीति छोड़ करके इस फैसले के साथ खड़े होना चाहिए था। लेकिन ये मामला पूरा का पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण है और जो वो भ्रष्टाचार में लगातार लिप्त रहे हैं, एक के बाद एक उन्होंने भ्रष्टाचार किया है
और वो जाति की राजनीति करते हैं, उस तरह के नेता से इस तरह की ही बयानबाजी की उम्मीद आप कर सकते हो, और ये देश के लिए बहुत घातक है। आप उन लोगों के समर्थन में खड़े नजर आते हैं जो देश के हित का भी ख्याल नहीं रखते हैं। मुझे लगता है कि ये राजनीति ज़्यादा दिन स्वीकार्य नहीं होगी। जी, तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं लालू यादव, इसी के सहारे टिके हुए हैं, और ऐसे में वो पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। और जिस तरह से बीजेपी और उससे जुड़े संगठन हैं देश भर में, जो उनकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, लोग उनको स्वीकार कर रहे हैं, उनके कार्य को सराह रहे हैं, ये लालू प्रसाद और जो लीडर्स उन्होंने कहा है उनको रास नहीं आ रहा। और ऐसे में इस तरह के बयानबाजी करके उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकलकर सामने आ रही है, और इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। हमारे साथ हबीब अख्तर हैं, सीनियर पत्रकार हैं। हबीब जी, क्या कहेंगे जो पीएफआई पर बैन लगा है, आप उस बारे में? पीएफआई पर बैन कोई नई बात नहीं है। आरएसएस पर 3 बार लग चुका है और शायद उन्होंने माफ़ी मांग ली, उसके बाद उनके ऊपर लगा प्रतिबंध हटाया गया। मेरा सवाल है कि अगर वाकई में पीएफआई इस कदर खतरनाक है इस मुल्क के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, तो उसे केवल 5 साल के लिए बैन क्यों किया? एक दूसरी बात यह है, अगर वह देश विरोधी विचारधारा में काम करती रही है या उसका संविधान, उसका लक्ष्य भारत विरोधी है, तो उसके बारे में अभी तक देश को, बौद्धिक वर्ग को भी नहीं मालूम कि पीएफआई क्या है। क्या वह कोई भूमिगत संगठन रहा है, हथियारबद्ध होकर इस देश के खिलाफ किसी जंग की तैयारी कर रहा था? अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे उस पर प्रतिबंध लगाया जाना वाजिब कहा जा सकता है। लेकिन मैं देखता हूं देश के अंदर बहुत सारे संगठन, व्यक्ति हथियार लेकर सड़कों पर चलते रहे हैं, उनके यहाँ से हथियार पाए गए हैं, और आरएसएस के प्रति इल्जामात लगाए जाते रहे हैं, और एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के पक्ष में गोलबंदी आरएसएस कर रहा है, और बाकी धार्मिक समुदायों के प्रति हेट्रेड, नफरत पैदा कर रहा है, और उनको इस भारत के प्रति शंका में डुबो रहा है। बहुमत धार्मिक लोगों के खिलाफ शंका पैदा कर रहा है। दिक्कत ये भी है कि जो सामाजिक तौर से इस देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मेरा मानना है आरएसएस जैसे सभी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। पीएफआई पर सरकार ने प्रतिबंध अगर लगाया है, सोच समझकर, सबूत के आधार पर लगाया गया होगा। इसी तरह से दूसरे संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए, ताकि देश में मानसिक तौर से भी शांति का वातावरण बने और लोग एक दूसरे के प्रति नफरत ना फैलाएं। इससे ये लगता है कि मुस्लिम को ही ये सरकार टारगेट बना रही है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जय हिंद। तो बड़ा सवाल खड़ा किया है कि अगर पीएफआई इतनी डेंजरस संस्था है तो सिर्फ 5 साल के लिए क्यों बैन लगा है, और इससे जुड़े सबूत जो है सरकार को कहीं ना कहीं सामने लाने चाहिए कि पीएफआई को किस ग्राउंड पर जो है बैन किया गया है।
वाकिफ हैं और जिस तरह की प्रोसीडिंग्स चल रही है और जिस तरह से जो ये जो केस है आगे अदालत में जाएगा, तो ये सब तमाम जो सबूत हैं सामने आएंगे। और जब एक जद्दोजहद की जाती है, इतनी बड़ी एक कदम उठाया जाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। यहाँ पे हबीब जी ने भी बताया कि 3 बार बैन किया यहाँ पे आरएसएस को, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद तो एक रिपोर्ट सामने आ गई थी जिसमें कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है, और डिमोलिशन के 1 महीने बाद ही आरएसएस पर बैन हटा लिया गया था। इससे पहले इमरजेंसी में बैन लगना तो स्वाभाविक था और 1948 में बैन लगा था। तो पीएफआई पर बैन लग चुका है, लेकिन उससे जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। और समय तो यही कह रहा है, समय की मांग यह है कि सबको शांति बनाए रखनी चाहिए और इन मुद्दों पर जो कम से कम देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है और कानून अपना काम कर रहा है। अपने समय में जो सबूत इकट्ठा किए उसके बेसिस पे पीएफआई पर बैन हुआ है और आने वाले समय में जाहिर तौर पर ये सबूत सामने आएंगे। कोई चीज ऐसी छुपाए छुपती नहीं है। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की जाए एक्सपर्ट्स के माध्यम से, और इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आता होगा। इसलिए आप बने रहिए, देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।